वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप कि आप तमाम ठीक ठाक हैं और ये मौसम का जादू ही है कि ऐसा लग रहा है कि पहले से आपसे मुलाकात हो रही है और जनाब लाहौर में एक मतलब फिर से घन घरत छाने लगी है। जो काले बादल हैं, जो घटाएँ हैं वो छा गई हैं। तो मौसम के हवाले से हम डिटेल गुफ्तगू भी करेंगे आज के प्रोग्राम में, और ख़ासकर कहाँ कहाँ जो जैसे कि पहले जो फर्स्ट 2 स्पेल आए थे उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया। तो हम खासकर इस हवाले से बात करेंगे कि खुदा न खास्ता अभी कोई इस किस्म की वार्निंग तो नहीं जारी है पंजाब के मौसम के हवाले से और मुल्क के दीगर हिस्सों के हवाले से। साथ ही साथ दुआ ज़हरा जो केस है उसमें जो पेशरफ्त या अपडेट है उस हवाले से बात करेंगे, और दुआ ज़हरा की कस्टडी के हवाले से क्या फैसला किया जा रहा है या हुआ है इसके ऊपर भी आपको ब्रीफ अपडेट देंगे। साथ ही साथ एज यू नो कल का दिन काफ़ी डॉलर की उड़ान के हवाले से आप तमाम लोग जानते हैं कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रही। मईशत पर ऐसे हालात में क्या असरात पड़ सकते हैं और क्या ये जो डैमेज हो रहा है पाकिस्तानी रुपए की कदर जो डीवैल्यू होती जा रही है ये क्या रिवर्सिबल है या नहीं, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ बच्चों से ज्यादती के वाकयात और फिर उनको कत्ल कर देना, कितने केसेस हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, आदादो शुमार क्या कहते हैं, इस हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चलकर जिक्र होगा। लेकिन सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरी है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस हवाले से बात करते हैं। और नाज़रीन, एक अहम हैपनिंग जो कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से लहराया गया जो ख़त का मामला था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मुबैना ख़त का ये मामला अभी तक जारी है। दफ्तर ख़ारजा ने साइफर कम्युनिकेशन साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा से छुपाने का दावा मुकम्मल बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि साइफर कम्युनिकेशन वज़ीर ख़ारजा या फिर वज़ीर आज़म से पोशीदा रखे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा है कि दफ्तर ख़ारजा पेशा वराना बुनियादों पर काम करता है, इसके काम कर शकूक पैदा करना नुकसानदेह होगा। और अदालत ने लिखा कि हम हुकूमती वकील की जानिब से साइफर का मुकम्मल मतन जाहिर ना करने का इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में भी इसके मतन का जिक्र नहीं किया गया था और इसे अदालत के सामने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने के दिफा में इस्तेमाल करना गैर मुनासिब होता। बात करेंगे इसी पूरे मामले के ऊपर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑन शिराजी, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। ऑन, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। ऑन, क्या मामला है? नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग है वो हो चुकी, इदारों ने बड़े यकीन के साथ बयानात जारी किए। ये मामला अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन अब जो दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया है उसके बारे में आपके पास क्या इत्तला खबर है वो बताइएगा। नबिया, देखें, अगर हम साइफर की थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाएं आपके देखने वालों के लिए, तो इस साइफर को 2 कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग्स जो हैं वो मुस्तरद कर चुके हैं, यानी वो ये कह चुकी हैं कि ये कोई साजिश नहीं थी। और एक मीटिंग जो थी वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस हवाले से इसी तरह का जो है वो फैसला दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बयानिया जो वो मुसलसल ये इस्तेमाल कर रहे थे कि जी इसके ज़रिए साजिश हुई और वो लहराया जा रहा था और एक पूरा एक कैंपेन चलाई जा रही थी, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। अब तहरीक इंसाफ जब से ज़िमनी इलेक्शन जीती है पंजाब का, अगर उसको भी क्रिटिकल एनालिसिस करें तो वो 20 सीटें तहरीक इंसाफ की थी, जिनमें से 15 दोबारा जो है वो तहरीक इंसाफ हासिल करने में कामयाब रही, 5 सीटें उसके हाथ से निकल गई। वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदाज में बड़ी तब्दीली आई, जारियाना अंदाज हुआ। फवाद चौधरी सामने आते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट पे जो है वो आके हमला करते हैं और कहते हैं कि इनके दांतों को खून लगा हुआ है। शहबाज गिल कल सामने आते हैं, वो कहते हैं आप कोई आइन में तब्दीली कर ले, आप इस तरह तब्दीली कर ले और उसके बाद अपने कोई रोल को डिफाइन कर ले। और साथ में वो ये दावा करते हैं कि पीएम और एफएम से ये छुपाया गया है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में शहबाज गिल इस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ है साबिक वजीर आजम के, तो उनको कुछ SOPs का पता होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अहम साइफर टाइप कोई भी चीज जो होती है वो डायरेक्ट जाती है PS टू PM के। अच्छा। और PS टू PM थे आजम खान साहब। मेरे जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट आजम खान साहब को गया था। अब आजम खान साहब ने खान साहब को नहीं दिया, खान साहब ने नहीं देखा, ये एक अलग बहस है, लेकिन आजम खान साहब के पास गया था। और इस हवाले से एक दिलचस्प बात भी मैं आपको बता दूं, शायद ये भी वाक़या हो कि मेरी एक साबिक अहम वफाकी वजीर से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि वो फ़रोग नसीम फाइज ईसा वाला इल्ज़ाम इमरान खान साहब फ़रोग नसीम पे लगा रहे हैं और वो मान नहीं रहे। तो फ़रोग नसीम ने कहा था कि 7 बजे मुझे उन्होंने कॉल की, तो उन्होंने कहा भाईजान असी 7 वाले बंदे ही नहीं,
हम नहीं 7 बजे उठते, खान साहब नहीं 7 बजे कॉल करते, तो ये 7 वाले बंदे ही नहीं थे, ये तो 12 वाले बंदे थे। मैं इसका गवाह हूं बतौर पीएम के बीट रिपोर्टर। हेलीकॉप्टर के जरिए बनी गाला से रोजाना खान साहब 12 के बाद आते थे। शायद ये साइफर कोई 10 बजे आजम खान साहब को मिल गया हो और उसके बाद फिर खान साहब लेट आए हो, वो भी भूल गए हो। तो ये मेरे ख्याल में कोई इस तरह का सीन है। साइफर फॉरेन ऑफिस से एफएम को और पीएम को जरूर किया है। अच्छा, अब ऑन ये बात यहाँ पर काबिल गौर है कि दफ्तर खारजा ये सारा मामला, ये बात अपने वजीर आजम से क्यों छुपाएगा, क्यों छुपाया? देखिए, अगर नबीया इसकी बात करें तो मेरी 4-5 दिन पहले दफ्तर खारजा के अहम मुकाम से एक डिनर पे मीटिंग हुई है, गपशप लगी है, और वहाँ पे मैंने ये सवाल किया था। तो ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, ज़रा इनफॉर्मल किस्म की बात थी डिनर पे। तो उन्होंने कहा एक तो ये मामला बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो चुका है, हम इस पे बात करना ही नहीं चाहते। दूसरा ये ज़रूर है कि ये उन्होंने कहा है कि जो हमारे SOPs होते हैं, और ये जो कल स्टेटमेंट आई है दफ्तर खारजा की, उसमें तो वाज़ह तौर पे जो तहरीक इंसाफ का और खान साहब का बयानिया था उससे तो वो पिट गया ना। उन्होंने कहा है कि ये मुमकिन ही नहीं, हमारा एक तरीकेकार होता है, आप अगर हम पे शकूक कर रहे हैं तो ये नुकसानदेह हैं। अच्छा, इसमें नबिया थोड़ा सा गौर अगर आप करें, खान साहब चाहते क्या है? खान साहब ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का हो, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस उनकी मर्जी का हो, चेयरमैन FBI उनकी मर्जी का हो, चेयरमैन नैब उनकी मर्जी का हो, और जब सुबह आए ना ये सारे ऑफिसर्स, ठीक है, अपने दफातर में आए, तो ये पहले काम क्या करें? असेंबली करें। असेंबली करके और ये एक नगमा गाएं कि इमरान खान दे जल से आज मेरा नचने नू जी करता। यानी इस तरह की खान साहब की सोच है, जो बशीर मेमन ने हमें बताई थी कि खान साहब मुझे कहते थे कि एक फलान जो मुल्क है उसके सरबराह लोगों को लटका रहा है, अंदर कर रहा है, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? तो ये खान साहब की जो एक आमराना किस्म की सोच है और जो उनका अंदाज है और जिस अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं, और अभी वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे वो इदारों पे अटैक कर रहे हैं, कभी वो फौज पे अटैक करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे अटैक करते हैं। फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का एक वाहिद ऐसा इदारा है जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम बड़ी कम देखते हैं, या फॉरेन ऑफिस का पॉलिटिकल रोल बड़ा कम देखते हैं। फॉरेन ऑफिस ने इवन साइफर मामले में खुद को साइड पे रख लिया। मेरे सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स जो हैं सुहेल महमूद, उनसे मैंने कहा था कि आप मोस्ट रेलिवेंट मिनिस्ट्री आपको इस पे बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा पॉलिटिकल मामला हो गया, हम नहीं करेंगे। तो अब फॉरेन ऑफिस को तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान साहब जो है, शहबाज गिल साहब जो हैं, उनके चीफ ऑफ स्टाफ जो जनरल बाजवा साहब के साथ अपना कोई रिश्ता इस तरह बना रहे हैं कि वो कहते हैं मेरी माँ भी बाजवा थी, और इस तरह वो अब फॉरेन ऑफिस को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इदारे पहले ही मजबूत नहीं होने दिए गए। जो 2-4 इदारे रह गए, मेहरबानी करें और उन इदारों को इस अंदाज में पॉलिटिसाइज। अच्छा, ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कासिम सूरी की जानिब से जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग देने के मामले पर जब तफसीली फैसला जारी करते हुए ये बात वाज़ेह किया गया, ये कहा गया कि इस पूरे केस के दौरान बेंच के सामने खुफिया साइफर का मुकम्मल मतन पेश नहीं किया गया और ना ही तहरीक इंसाफ बैरूनी साजिश के शवाहिद दे सकी है। इस पर आप क्या कहते हैं? भैया देखिए, जिस डोनाल्ड लू के बारे में ये कहा जाता है कि जी इसने धमकी दी और ये साइफर और वो पूरी कहानी, उसको ये 8 तारीख को साइफर मौसूल हो रहा है, 7 को मुलाकात, 8 को साइफर मौसूल हो रहा है, और 16 को आप उसी डोनाल्ड लू को आपकी हुकूमत जो है वो अहम एक इवेंट में पाकिस्तान के बतौर गेस्ट स्पीकर बुला रही है। यानी आप, और फिर आप 28-29 को जाके कौम के सामने ये मामला रख रहे हैं। तो ये 21 दिन जो थे, 20-21 दिन, इन दिनों में क्या कोई वो मतलब आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो खान साहब का एक तरीक़ेकार है, खान साहब का ये तरीका है कि वो बयानियां बनाते हैं, वो चीज़ों को प्रोपोगेट करते हैं। पहले उन्होंने 35 हल्कों वाली बात की, इतनी बार दोहराई, इतनी बार ज़बान ज़द-ए-आम हुई, लेकिन आखिर में खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब ये तो मेरा सियासी बयानिया था, ये तो सियासी बयान था। फिर उन्होंने 4 हल्कों वाली बात, 4 हल्कों वाली अगर आप देखें तो 4 हल्के उन पे जब इलेक्शन हुए तो क्या रिजल्ट आया, वो भी आपके सामने है। अब जनाब ये जो है ना साइफर, अब इससे इदारों पे डायरेक्टली तौर पे खान साहब और उनकी टीम गए हैं। यानी अगर आप देख लें, ये भी कह दिया गया कि जी मेड इन अमेरिका, शीरी मिजारी कहती हैं, उनके बेडरूम में एक डिवाइस लगाई गई, बग किया गया, ठीक है जी। अब
मेड इन अमेरिका कहने का मकसद भी जिस तरफ इशारा है वो भी यकीनी तौर पे आप समझिए कि जी अमेरिका हर चीज में मुलवस है। फिर इमरान खान साहब कहां से शुरू हुए जी, मैंने एक वीडियो बनवा दिया है, मैंने उन लोगों के नाम बता दिए हैं जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश किया है, अगर मैं मारा जाऊं तो इस तरह के ये तरीकेकार है तहरीक इंसाफ का, ये इमरान खान साहब और उनकी टीम का तरीकेकार है कि इस अंदाज में चीजों को प्रोपोगेट करें, इदारों को इतना प्रेशर में लाने की कोशिश करें। ये आईनी इदारे हैं। आप ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फलां के पांव में बैठ गया, फलां के, सब लोगों को पता है कि आपका इलेक्शन कमीशन में केस पड़ा हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस, ओपन शट केस पड़ा हुआ है, मैंने उसको कवर किया है, मुसलसल कवर किया 8 साल से। और खान साहब हमें बता रहे होते हैं जी फलां केस 3 माह से पड़ा हुआ है, तो क्या खान साहब ये 8 साल से जो केस पड़ा है आपको तो खुद दरखास्त देनी चाहिए थी, आपको तो खुद कहना चाहिए था। आप समझते हैं आपकी तहकीक, रिसर्च, आप पूरे मामले पर पूरे गहरी नजर रखे हुए हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी को इस्तेमाल किया गया है ये पूरा मामला बनाने के लिए, या क्या सिलसिला हुआ? किस हवाले से, मतलब कौन से मामले में, ये किस मामले की स्पेसिफिक बात? मुबैना खत के हवाले से बात कर रहे हैं। हाँ नबिया, इसमें आप देख लेना झोल इतने ज्यादा हैं। अगर आप NSC नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास को चेयर कर रहे थे, वहां पे ये कहा गया ये साजिश नहीं है, आपने उसको माना, उसके बाद दूसरे इजलास में कहा गया ये साजिश नहीं है। आपने कौन बैठा था वहां पे? आर्मी चीफ बैठा हुआ था, DGISI बैठा हुआ था, जॉइंट चीफ बैठा हुआ था। इससे ज्यादा बड़ी हिरार्की क्या होगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की या फौज की? और आप और मैं और ये कौम बेहतर जानती है कि हमारी फौज कितनी कंपिटेंट है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दुनिया में अपनी धाक बिठाए हुए है। तो उसके बाद फिर मलाइन करना सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आपकी मर्जी की बात ना की जा रही हो, यानी अगर चीफ जस्टिस आपके हक में फैसला दे दे तो आप सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद दें, और अगर आपके हक में फैसला ना आए आप मलाइन करें। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, आप X और Y कहें, और जब आपसे सवाल पूछा जाता है ना नबिया, जब फवाद चौधरी साहब से कल सवाल पूछा गया कि खान साहब तो बार बार कह रहे थे X और Y ये Y मुल्तान चला गया, तो आप कहां हैं X Y? तो क्या जी XYZ हो गया, यानी खत्म हो गया। इस तरह आप इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इस तरह आप इदारों को बदनाम करते हैं, और आपको शर्म भी नहीं आती, और आप बाद में आराम से साइड पे हो जाते हैं और आप कहते हैं कि जी X और YZ हो गया। तो ये एक तरीकेकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ ने शायद ये समझा है, और बिल्कुल गलत समझा है, मेरा ये तजिया है कि इदारों पे तनकीद, इदारों को दबाव में ला के, इदारों को मुतनाज़ बना के अवाम में उनका वोट बैंक बन रहा है, और शायद ज़िमनी इंतखाबात में जो उनकी तवक्को से उनको ज्यादा सीटें मिली हैं पंजाब की, उसकी एक वजह ये है कि उन्होंने जो है एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा सख्त टफ टाइम दिया हुआ है। अच्छा चलिए अब जरा ये जो कल हम देखें इजलास हुआ, ज़मीनी इंतखाबात का आपने जिक्र किया, उसके नताइज भी सबके सामने आए, जीत अब कैसे भी हुई बहरहाल हो गई, अब तो फैसला सामने आ चुका है अवाम का भी। लेकिन जो कल अहम इजलास हुआ PDM की जानिब से, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी बात करते हुए दिखाई दिए कि हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और यही फैसला सामने आया है इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से कि ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जाने वाली है, अपनी मुद्दत, अपना जो टाइम है वो पूरा करेंगे, और मुल्क को मुआशी बहरान से बचाने के लिए कड़े चैलेंजिंग मुश्किल फैसले किए जाएंगे, श्रीलंका वाला हाल नहीं करना है। साथ ही साथ जो रहनुमा थे वो मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए, तो क्या आप इस पर कमेंट करेंगे? भैया इस हुकूमत के पास अगर आप देखें ऑप्शन क्या है, बतौर एक सियासी पार्टियों के जो ये PDM का इत्तेहाद है, इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास ऑप्शन ये है कि ये अब जो पेट्रोल आपका 231 रुपए लीटर है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, डीजल इतना महंगा है, तो अवाम को रिलीफ दे के इलेक्शन में जाएं। ये तो नहीं हो सकता कि जो खान साहब ने बोया उसको ये काट के और चले जाएं, और खान साहब फिर अल्लाह खैर सल्लाह वो कहें जी देखें जी इन्होंने तबाही कर दी और मुझे वोट दे अवाम को, जिस तरह जिस अंदाज में वो बात करते हैं। तो इस हुकूमत के पास सबसे बेहतर तरीकेकार यही है कि ये टाइम गुजारे, IMF के साथ जो मुश्किल फैसले थे वो इन्होंने कर लिए हैं, IMF से जो इन्होंने शराइत IMF ने डिमांड की थी वो इन्होंने पूरी कर दी हैं। अब इसके बाद ये आगे चलें, फिर कोई इन्वेस्टमेंट आए, फिर उसके साथ साथ क्योंकि इनका पहले भी तजर्बा है, ऑलरेडी नून लीग भी हुकूमत में रह चुकी है, पीपल्स पार्टी भी, तो उसके बाद ये जब तक अगर अवाम को रिलीफ दिए बगैर, और ये इनको भी पता है, आसिफ जरदारी को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है, मौलाना फजल रहमान को भी पता है कि अगर अवाम को रिलीफ दिए बगैर ये इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में जाते हैं
तो फिर इनका यही हाल होगा जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन। और वैसे जब तक IMF की शराइत सामने है, आवाम को रिलीफ मिलना काफी कठिन दिखाई दे रहा है और इस हुकूमत के अभी बस की बात दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि आवाम को किस किस्म का और कितना रिलीफ मिलता है। अच्छा, जो कल मुलाकात हुई जरदारी साहब की चौधरी शुजात साहब से, 1 घंटा तवील ये मुलाकात रही, बंद कमरों के में ये मुलाकात हुई, कोई अंदर की कहानी है आपके पास? जरदारी साहब जब बाद में दिखाई दिए तो विक्ट्री का निशान बनाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए, तो आपको लगता है कि अंदर खाने कोई निगोशिएशन टाइप कोई चीज चल रही है या कोई बड़ी खबर आने वाली है आने वाले दिनों में? आपके जराए क्या कहते हैं? नबिया, मैं आपको अंदर की खबर ज़रूर देता हूं और जरदारी साहब की बॉडी लैंग्वेज ये है कि वो मुश्किल वक्त में भी हंस रहे होते हैं। कल मुलाकात ये हुई आसिफ अली जरदारी और शुजात हुसैन के दरमियान, ये 1 घंटे की मुलाकात थी, बिल्कुल जैसे आप कह रही हैं। इस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने गिला किया। आसिफ अली जरदारी ने यह कहा शुजात हुसैन को कि हमारी वजारत आला और इमरान खान की वजारत आला में फ़र्क क्या था, आप उनकी वजारत आला की तरफ क्यों गए जब हमने आपको वजारत आला। और जरदारी साहब ने यह भी कहा कि जो मैंने वजारत आला की आपको ऑफर की थी उसमें नून लीग भी ऑन बोर्ड थी, PDM की तरफ से वो आपको ऑफर थी, आपने वो ऑफर एक्सेप्ट की। आपके एक्सेप्टेंस के बाद मैंने बाकी लोगों को इस हवाले से बता दिया और उसके बाद फिर एकदम आप इमरान खान की तरफ चले गए। तो उस वजारत आला में वो क्या चीज थी? तो इस पे चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि जब आपकी ऑफर आई थी तो चौधरी परवेज इलाई और मेरी कंसल्टेशन हुई थी। इमरान खान की ऑफर के हवाले से परवेज इलाई ने मुझे किसी किस्म का कुछ भी नहीं बताया, जिस वजह से मसाइल बने। अब आज दोबारा मुलाकात होने जा रही है। कल सिर्फ गिले शिकवे हुए हैं। आसिफ जरदारी ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुल्क की बेहतरी के लिए अपना रोल अदा करेंगे। आज फिर मुलाकात होने जा रही है। आसिफ अली जरदारी, जरा ये भी आपको खबर दे दूं कि जिस दिन ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ और तहरीक इंसाफ को तवक्को से ज्यादा सीटें उनकी मिल गई, तो शहबाज शरीफ साहब ने मेरे जराये के मुताबिक हमजा शहबाज को कहा था कि आप मुस्ताफी हो जाएं। वो थे आसिफ अली जरदारी जिन्होंने शहबाज शरीफ को यह कहा और हमजा को कहा कि नहीं, सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, आपने रिजाइन नहीं करना, आखिर तक जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। पूरे मामले के ऊपर आप ब्रीफ तज्जिया सामने रख रहे थे। जनाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे और आपको बताएंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है और दुआ ज़हरा इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, दारुल अमान में कहाँ रह रही है, सारी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो जनाब, कराची से पंजाब पहुंचने वाली लड़की दुआ ज़हरा का जो केस है, अब वो एक नया मोड़ रुख इख्तियार कर चुका है और दुआ ज़हरा को अदालत ने दारुल अमान मुंतकिल कर दिया। दुआ ज़हरा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में दरखास्त की है कि उसे दारुल अमान भेज दिया जाए, जिस पर अदालत ने दुआ ज़हरा को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया था। और अदालत में बयान देते हुए दुआ ने कहा था कि मुझे घर वालों और रिश्तेदारों से जान का खतरा है, लिहाजा मुझे दारुल अमान फौरी तौर पर भेजा जाए। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी दुआ ज़हरा खदशात का इजहार कर चुकी हैं कि उसे जान से मारे जाने का खौफ है। इसी पर बात करेंगे हमारे न्यूज रिपोर्टर न्यू टेलीविजन के हाफिज महबूब अली, और साथ ही साथ वो इस वक्त दारुल अमान के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। और साथ ही साथ दुआ ज़हरा के वकील खुर्रम महमूद खरल भी हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले मैं हाफिज महबूब अली जो कि दारुल अमान के बाहर मौजूद हैं उनसे बात करती हूँ। अच्छा जी, हाफिज महमूद, बताइएगा कि अब दुआ ज़हरा को कब यहाँ पर मुंतकिल किया गया है? दारुल अमान में वो ही मौजूद हैं, सिक्योरिटी में है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कोर्ट की जानिब से जो है दुआ ज़हरा को जो है वो दारुल अमान मुंतकिल करने का फैसला किया गया था और उन्हें कल ही जो है वह दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त मैं यतीम खाना के बाहर मौजूद दारुल अमान जो यहाँ पर दुआ ज़हरा मौजूद है। यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के जो इंतजाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो जैसी अंदर की सिक्योरिटी है वो वैसे ही टाइट है। बाहर कोई पुलिस एहलकार या कोई भी जो है ऐसा नुमाइंदा जो है अदारों के एहलकार वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे जो सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसके साथ ही एक थाना भी है, वहाँ से जो है पुलिस के कुछ एहलकार यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो दारुल अमान के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे नॉर्मल हालात हैं और यहाँ पे जो इर्द गिर्द के हालात है, जो इलाका बकीना, सब यहाँ पे बिल्कुल रूटीन की लाइफ चल रही है। गुज़िश्ता रोज़ जब उनको दुआ ज़हरा को यहाँ पर लाया गया था तो सख्त सिक्योरिटी में जो है वो यहाँ पर इनको मुंतकिल किया गया था, क्योंकि दुआ ज़हरा ने जो है वो दरख्वास्त दी थी कि उनको जो है उनके वालिदैन
की जानिब से जान के मारने की धमकियां दी जा रही हैं, और जबकि उनके अपने शोहर जो है ज़हीर, जिनसे उनकी शादी हुई थी, तो उनसे भी जो है वो नाखुशगवार ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उन्होंने गुज़िश्ता एक रात जो है वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गुजारी थी। उसके बाद जो है उन्होंने अदालत के रूबरू अपना बयान दिया, उसके बाद जो है उनको दारुल उलूम मुंतकिल कर दिया गया और इस वक्त यहीं पर वो मौजूद है। जी अच्छा, अब बताइएगा मुझे, इस वक्त आप हाफिज महबूब अली के मुलाकात पर भी पाबंदी आयद की गई है। दुआ को किस किस से मिलने की इजाज़त है और कौन नहीं मिल सकता, उसकी अपनी ज़ाती राय भी ऑब्वियसली सामने रखी गई होगी, या यहाँ पर क्या रूल्स SOP हैं, उसके मुताबिक किन किन से मुलाकात हो सकती है? जी अभी तक जब हमारी यहाँ से बात की तो उनका कहना था कि दुआ ज़हरा को कोई भी नहीं मिल सकता, कि उन्हें दुआ ज़हरा की जानिब से ही बताया गया कि उन्हें किसी से नहीं मिलना, कि उनके वालिदैन की जानिब से जो उनको धमकियाँ मिली और जो इसके अलावा जो उनके मामला थे उसके हवाले से उनका कहना था मैंने किसी से नहीं मिलना। तो इस हवाले से यहाँ पे दारुल उलूम के जो लोग हैं वो भी किसी से जो है वो दुआ ज़हरा को नहीं मिला रहे, और यहाँ पे जो मामूलात है, सिक्योरिटी है, वो भी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही। आम हालात है इस इलाके के इर्द गिर्द भी और दारुल उलूम के इर्द गिर्द भी यहाँ पर। अच्छा, कब तक यहाँ पर दुआ को रखा जाएगा? इसके आगे फर्दर क्या होगा? कुछ इस बारे में भी कुछ इत्तलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वज़ीर-ए-आज़म के स्ट्रेटेजिक प्लान के जो सरबराह है सलमान सूफी, उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो खुसूसी टीम भेजे जो कि दुआ ज़हरा को यहाँ से बाहिफाजत लेकर उनके वालिदैन के पास चली जाए, और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो ज़हीर है इनके शोहर, उसकी गिरफ्तारी के हवाले से भी जो छापे मार रहे हैं, जैसे ही वो पकड़ा जाएगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इस हवाले से यहाँ पे जो सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी, तो उस हवाले से जो टीम सिंध से आएगी वो यहाँ से दुआ ज़हरा को लेकर कराची रवाना होंगे और उनके वालिदैन के साथ जो है उनको मिला दिया जाएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हाफिज महबूब अली, अब दुआ के जो वकील हैं खुर्रम महमूद खरल राय, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो बताएगा कि दुआ ने अपनी जान से मुतल्लिक जिन खदशात का इजहार किया है उससे पहले भी कर चुकी हैं, दुआ को किन अफराद से जान का खतरा लाहक है? जिस तरह की दुआ की स्टेटमेंट है उस मुताबिक दुआ को उनके पेरेंट्स की तरफ से और दीगर जो रिलेटिव्स हैं, उनके अशखास जो भी हैं, उनकी तरफ से थ्रेट्स हैं जान से मार देने के। तो लिहाजा इसी बाबत दुआ की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई कि मुझे शेल्टर होम में दारुल उलूम में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब ने उसी पे ऑर्डर फरमाते हुए और दुआ से अच्छी तरह से पूछते हुए अकेले में अलहदगी में बयान रिकॉर्ड किया और उसी की रोशनी में उसको दारुल उलूम में भेज दिया गया। अच्छा, इस लड़की का स्टेटमेंट भी सामने आया है, मौक़िफ़ सामने इख्तियार किया गया है दारुल उलूम जाने से पहले के शौहर से भी ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है, एक रात रिश्तेदारों की जानिब भी गुजारी गई है। तो क्या दुआ को अपने शौहर ज़हीर से भी किसी किस्म का कोई खतरा या कोई नुकसान लाहक है? नहीं, कल ज़हीर दुआ के साथ था, लेकिन ये तो क्योंकि अगर किसी को खतरा या किसी के अगर उसके खामद से हालात ठीक हैं तो वो दारुल उलूम में नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स को देखते हुए दुआ को शेल्टर होम में भेजने का फैसला उन्होंने किया दारुल उलूम में ज़हीर ने, क्योंकि ज़हीर की बेल हो गई। मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रही हूँ, दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अपने शौहर से भी ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है और रिश्तेदारों के घर रात गुजारी, ये मौक़िफ़ किस सूरत में दिया गया है? ये क्योंकि दारुल उलूम में भेजने के लिए मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि मुझे खतरा है और मेरे शौहर के साथ भी ठीक नहीं है ताल्लुकात, क्योंकि ज़हीर कराची जा रहा था अपनी जो केस है उसको फेस करने के लिए, डिफेंस करने के लिए। यहाँ पे उसके जितने भी मामला थे वो पीछे अकेली रह जाती, इस वजह से उसको दारुल उलूम में शिफ्ट कर दिया गया सिक्योरिटी मेजरमेंट के हवाले से, ताकि ज़हीर अपने मामला को से सही करके केस को डिफेंस करके वापस आए और फिर ये दोबारा हंसी जिंदगी गुजार शुरू। अच्छा वकील साहब, ये बताएगा कि अब जो दुआ की मेडिकल रिपोर्ट ऑब्वियसली सामने आ चुकी है, उसकी उम्र का जो तयन पहले नहीं हो पा रहा था, उसमें बार बार कंफ्यूजन जाहिर की जा रही थी, अब उसमें भी काफी हद तक क्लैरिटी मौजूद है, जो कि बताई जा रही है कि 15 साल है। तो ये केस चाइल्ड मैरिज का केस बन चुका है। ऑब्वियसली आप समझते हैं कि जो निकाह हुआ वो वैलिड है, कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखिए जी, जिस तरह की आप मेडिकल की बात करेंगे तो मेडिकल 2 आ चुके हुए हैं। पहले हाई कोर्ट सिंध के ऑर्डर पे मेडिकल आया, उस पे एज 15-16 साल आ गए, अब दोबारा मेडिकल आया। लेकिन पॉजिटिव टेस्ट का जो रेडियोलॉजिस्ट ने अपनी पहले ओपिनियन दी थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो मेडिकल हुआ था
सेम ओपिनियन रेडियोलॉजिस्ट की मौजूद है, लेकिन हुआ क्या है, 3 ओपिनियंस आ गई हैं, 3 को जो जिसकी मर्जी है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब उनको लग रहा है जी कि ये एज 15 साल से कम हो गई है, 16 साल से 15 साल हो गई है, 16 साल से कम है, तो वो इस तरीके से इसको अपनी वहां पे गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट पे प्रेशर है, उसको इस्तेमाल करते हुए दुआ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि वो बच्ची अपनी मर्जी से आ गई है, उसकी स्टेटमेंट 3-4 जगह पे रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, सुपीरियर कोर्ट में भी रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, उसके बावजूद मेरा बस सादा सा सवाल है, बस मैं इसका आसान जवाब आपसे जानना चाहूंगी, निकाह वैलिड है अभी तक, वैलिड है अब? जी स्टिल जी निकाह वैलिड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन आ चुकी हुई है। जब काजमी साहब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके गए हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे अपने रिमार्क्स दिए हैं कि रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद की बात कर रहे हैं जी। मेडिकल देखिए जी निकाह इंटैक्ट रहेगा, लेकिन उस पर पनिशमेंट जरूर मौजूद है कि अगर कम उम्र की शादी हुई है तो उस पर पनिशमेंट मौजूद है। अच्छा। लेकिन निकाह इंटैक्ट रहेगा, निकाह नहीं खत्म होगा। अच्छा, ये जो ज़हीर की गिरफ्तारी के हवाले से अभी चर्चा हो रही है, बातें हो रही है, उस मतन में क्या हो सकता है, उस केस में क्या हो सकता है? गिरफ्तारी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, और अगर होगी तो फिर फर्दर क्या होगा, सजा भी होगी? देखिए जी ज़हीर की जो गिरफ्तारी है उसके बाबत यह है कि ज़हीर ने प्रोटेक्टिव बेल हासिल कर ली हुई है और उसी की नजर में वो कराची पहुंचा हुआ है और उसने वहां से सेशन कोर्ट से बेल हासिल करनी है, अपनी अरेस्ट बेल कबल गिरफ्तारी की जमानत। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा, वहां पे एविडेंसेस आएंगी, फिर चालान मुरतब होगा, क्योंकि इससे पहले ज़हीर का 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पुलिस ने नहीं की थी, क्योंकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी थी। मुझे वकील साहब ये बात आखिरी आपसे जाननी है कि ये दुआ कितना अरसा दारुल अमान में गुजारेगी, अभी कुछ इस हवाले से कुछ फैसला हुआ है? देखिए जी, ये जितनी देर तक उसकी सिक्योरिटी के जो हमें खतरात थे, जो ज़हीर को लग रहा था, जो दुआ को लग रहा था, वो जितनी देर तक खत्म नहीं हो जाते, दुआ को वहां पे शेल्टर होम में पनाह दी गई है ताकि वो एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजरमेंट में वहां पे रहे, ताकि जो है उसकी जान को खतरा ना हो, उसको तंग ना कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। हाफिज महबूब अली हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी। हाफिज महबूब, बताइएगा दारुल अमान में जो खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कोई एज लिमिट या उस हवाले से भी कोई तयन किया जाता है कि इस एज ग्रुप से होंगी तो फिर दारुल अमान शिफ्ट हो सकते हैं? क्योंकि दुआ की जो उम्र है वो महज 14 से 15 साल बताई जा रही है, तो प्लीज गाइड कीजिएगा हमें, यहाँ के क्या रूल्स SOPs हैं? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताता हूँ। चलो खुसूसन तौर पर जो दुआ ज़ोहरा यहाँ पर आई हैं वो कोर्ट के हुक्म से यहाँ पर आई हैं और यहाँ के जो SOPs हैं उनको जो है वो देखते हुए जो है दारुल अमान की जानिब से यहाँ पर उनको रखा गया है और उनके जो एज फेलोज यहाँ पे दीगर जो खवातीन हैं उनके साथ ही उनको यहाँ पे रखा गया है। दूसरी जानिब उनसे जो मुलाकात कर वो उनके वाले से उनका जो हमारा मौक़िफ़ है, हमने इनसे जाके पूछा बाहर से, तो उनका कहना था कि दुआ ज़ोहरा को अभी किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं है और उनके जो एज फेलोज हैं और जो SOPs हैं उसके मुताबिक ही वहाँ पर कोर्ट के आर्डर्स को बजा लाते हुए हमने यहाँ पर उनको रखा है और जब तक कोर्ट की जानिब से फर्दर आर्डर नहीं आता है तो इस हवाले से वो दुआ ज़ोहरा जो है वो यहीं पर रहेंगी और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी जो है वो इंतजाम अंदर जो सिक्योरिटी है वहाँ पर फुल प्रूफ बनाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया, प्रोग्राम में वक्त दिया। यहाँ पर वक्त हुआ है जनाब एक छोटे से वक्फे और ब्रेक का, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। और मानसून का जो एक और स्पेल है वो 22 जुलाई से दाखिल हो रहा है। ये सिलसिला भारत राजस्थान से सिंध में दाखिल होकर बलाई सिंध पर असर अंदाज होगा और महकमे मौसमियात मानसून मुकम्मल तौर पर फाल है। उनका ये कहना है 24 जुलाई को कराची समेत ज़ेरी सिंध के कुछ अजला हैं जहाँ पर इसके असरात बारिश की शक्ल में नमूदार हो सकते हैं। कराची में बारिशों से मजीद भी इससे पहले नुकसानात हुए हैं, जो हमने पहला स्पेल देखा है। और कराची शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ही पहले पानी से काफ़ी मसाइल हुए। फुटेज भी आप देख सकते हैं इस वक्त न्यू के टेलीविजन स्क्रीन पर। और अर्बन फ्लडिंग का खदशा अभी भी ताहाल मौजूद है। कराची के जो नाले हैं वो दूसरी जानिब आम शहरियों के लिए, लोगों के लिए मौत का सामान बने हुए हैं। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी 68 अफराद जान से गए हैं। जनूबी पंजाब में भी सैलाबी रेलें दाखिल हो चुकी हैं और पंजाब में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। अब इन मजीद बारिशों से सूरत
हाल मजीद बिगड़ सकती है या कैसी होगी, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान NDMA इदरीस महसूद साहब। बहुत शुक्रिया इदरीस साहब, आपने वक्त निकाला। अब बारिश का फिर से मौसम बन रहा है और एक और स्पेल एंटर हो चुका है मॉनसून का, और इससे पहले भी बहुत नुकसान हुए हैं जो हमने पहले स्पेल देखे हैं। तो क्या तैयारी है, किस तरीके से इमदादी सरगर्मियां मजीद बेहतर हो सकती हैं? पहले काफ़ी हमने नुकसान उठाया है। शुक्रिया नबिया। एक्चुअली ये जो मानसून का जो सिस्टम है ये आज से बालाई इलाकों में दाखिल हो रहा है। बालाई इलाकों से लेके ये वस्ती इलाकों में जाएगा पाकिस्तान के, और फिर आखिर में ये हमारे जो जनूबी हिस्सा है पाकिस्तान का, कराची सिंध, उसमें दाखिल होगा। जो कराची का एरिया है ये आपने सही, ये 24 से 26 तक वहाँ पे बारिशें होंगी। बलाई इलाकों में भी बारिशें होंगी, फिर वस्ती पंजाब, तकरीबन पूरे मुल्क में ये एडवाइजरी हमारे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की है, और उसकी बेसिस पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सारे जो जनरल पब्लिक को और जो मुतल्लिका इदारे हैं वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमत के और ज़िली हुकूमतों के, उनको तंबीह जारी कर दी है, एडवाइजरी इशू की भी है हमने, और उसमें स्पेसिफिक इलाकों की निशानदेही की है जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। ठीक है, स्पेसिफिक इलाके जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये कौन कौन से इलाके हैं? ऑब्वियसली नशेबी इलाके होंगे, लोगों को भी गाइड इस हवाले से कीजिएगा किस तरह का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि 30 साल जो बारिशों का रिकॉर्ड है अगर बात की जाए तो वो कराची का टूट चुका है। तो ये जो आने वाली बारिशें हैं ऑब्वियसली इंतजामिया को तैयार रहना होगा, और साथ ही साथ हुकूमत भी मुतहरक दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये जो स्पेल है ये इसके इम्कानात हैं कि ये तकरीबन पूरे मुल्क में असरअंदाज होगा। और अभी तक आपने ये भी बात बिल्कुल सही की कि अभी तक हमने जो बारिशें मानसून में जो अभी तक हमारे पास आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तकरीबन 194% हमने जो नॉर्मल जो 20 से 30 साल की एवरेज है, औसत है, उससे ज़्यादा बारिशें रिसीव की हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बारिशें रिसीव हुई हैं वो हैं बलूचिस्तान में, वो तकरीबन 550% ज़्यादा है, और सिंध में भी यही सूरत हाल है। इसकी वजह से काफ़ी जो हमारे जो बालाई इलाके हैं उनमें फ्लैश फ्लड का ख़तरा है, उसमें जो नदी नाले हैं उसमें तग़यानी आ सकती है, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के भी इम्कानात मौजूद हैं। और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे शहरी सैलाब जिसको अर्बन फ्लडिंग कहा जाता है उसका बहुत ख़तरा है। और हम ये चाहेंगे इसी आपकी तवसत से और जनरली मीडिया के तवसत से हमने काफ़ी विगरस एक मास अवेयरनेस कैंपेन शुरू की हुई है। इसमें हमारे साथ जो बाकी इदारे हैं वो भी शामिल हैं, वो भी हमारे साथ हमारी इन कोशिशों में हमारा साथ दे रहे हैं, जिसमें मेरा सवाल आपसे ये होगा इदरीस साहब, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और अनफॉर्चुनेटली जो रिपोर्ट सर्वे हुआ सामने आया ग्लोबल सर्वे, उसमें बताया जाता है कि कराची पाकिस्तान के नहीं दुनिया के बदतरीन शहरों में से रहने वाली जो फहरिस्त है उसमें नंबर 5 पर है, विच इज़ लाइक वेरी अनफॉर्चुनेट। आप क्यों उस तरीके से हमारे पास प्लानिंग नहीं है, इंतजामात नहीं है? हर साल जब बारिश होती है तो क्यों इस तरह से अर्बन फ्लडिंग हो जाती है? निकासी आपके हवाले से कोई प्रॉपर आप नहीं समझते कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए? अच्छा, आपको मैं बताता चलूं कि कराची आपने ठीक कहा कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, और अर्बन एरियाज़ की एक चैलेंज है कि जिसमें हमें चाहिए ये कि जो भी हम अर्बन डेवलपमेंट करते हैं और जो भी नए शहर आबाद करते हैं या जो भी नई डेवलपमेंट हम करते हैं वो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत फंक्शन कर रही है, इसमें PDMS पूरा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका जोर इसी बात पे है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो रिस्क सेंसिटिव होने चाहिए, वो डिज़ास्टर रिस्क सेंसिटिव होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई पुल बनाते हैं, कोई अंडरपास बनाते हैं, कोई हम कॉलोनीज अप्रूव करते हैं, उनमें जो पानी का बहाव है या वो बाकी जो आफात हैं उनसे महफूज रखे जाएं, और उनमें ऐसी जो बिल्डिंग कोड्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, अर्थक्वेक से भी प्रूफ होने चाहिए, उसमें
फ्लड वाटर के जो का वो ठहर ना सके, वो गुजर जाए आराम से। इस सिलसिले में जो अभी तक इकदाम, खास तौर से कराची के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एक कम्प्रिहेंसिव सिस्टम पे काम किया जा रहा है। उसमें वफाकी हुकूमत खास तौर पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 3 बड़े नालों को रिवैम्प कर रही है। उसमें महमूदाबाद नाला हो चुका है और आपने देखा होगा इस पिछले जो स्पेल गुजरे उसमें महमूदाबाद नाले से स्पिल ओवर नहीं हुआ और काफ़ी उसने मदद दी। जो भी स्टॉर्म वाटर था उसको टेक ऑन किया उसने। इसके बाद गुजर नाला और औरंगी नाले हमने जो मेन काम था वो कर चुके हैं। उसमें 53-60% हम काम कर चुके हैं। वहाँ पे ये सिर्फ ये नहीं है, उसकी टोटल रिवैम्पिंग हो रही है, उसकी जो गुजरगाहें हैं वो क्लियर की जा रही हैं, उसके साइडों पे हम रोड्स भी बना रहे हैं। हुए अगर मैं सिर्फ कराची का जिक्र करूं तो 2 दिन पहले बड़ा अफसोसनाक वाकया हादसा पेश आया। खुला नाला था मौजूद और एक शख्स अपनी बीवी और 2 माह की बच्ची समेत, आपने भी डेफिनेटली ये खबर देखी होगी, वो उसमें बह जाते हैं। बीवी भी हलाक हो जाती है, बच्ची की तो लाश भी शायद नहीं मिली अभी तक और शौहर जो है फॉर्चुनेटली वो बच गया है। तो ये मेरे ख्याल से कि ये फुकदान ही है, प्रॉपर काम नहीं उस तरीके से हो सका। एवरी ईयर इस तरह के हादसा होते हैं। अगर सिर्फ बलूचिस्तान का जिक्र किया जाए तो वहां पर भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी हॉरिबल है, खौफनाक है। 65 से जायद जो जाने हैं वो जा चुकी हैं। अफसोसनाक बात है, आपसे मैं एग्री करता हूँ। जो कराची के बाकी नाले हैं उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध बड़ा विगोरसली काम कर रही है और उसकी हमारा सिस्टम ये होता है कि हम हर मानसून के लिए जनवरी-फरवरी से हम प्रिपेयर्डनेस सेशंस शुरू कर देते हैं। इसमें ज़िली सतह पे ये प्रिपेयर्डनेस और कंटीजेंसी प्लानिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसको एमलगमेट किया जाता है प्रोविंशियल लेवल पे और फिर प्रोविंशियल से हम नेशनल लेवल पे और नेशनल फेडरल जो एजेंसीज हैं उनके साथ और PDMS के साथ मिलके हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करते हैं जिसको हम कंटीजेंसी मानसून कंटीजेंसी प्लान, आपने देखा हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है 2022। इसके तहत हम जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ख़तरात मौजूद होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। जो भी हमारे नदी नाले हैं उनको क्लियर, जो भी हमारे नाले हैं ख़ासकर शहरी इलाकों में उनको क्लियर करने की कोशिश की जाती है। उसको प्री पोजिशन किए जाते हैं। जो भी रिलीफ इन्वेंट्री है, जो भी मशीनरी है उसको मोबिलाइज किया जाता है। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव काम हो रहा है खासकर कराची में, होपफुली एनडीएमए की जानिब से बेहतरीन इक़दाम उठाए जाएंगे ताकि किसी भी किस्म का मजीद कोई जानी नुकसान ना हो। माली हर्जाना, माली नुकसान तो हम भर सकते हैं लेकिन जो जानी नुकसान है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत शुक्रिया आपका इदरीस साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। वक्त हुआ है ब्रेक का। हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अभी जो सेगमेंट्स और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे सामने आ रहे हैं वो ऐसे फैक्ट्स हैं कि हर अक्लो फहम रखने वाला जो इंसान है वो उसको भी शर्म आ जाए, वो भी घबरा जाए और इंसान जो है उसकी जो ये दरिंदगी पर जब वो उतर आता है तो ऐसे ही वाकयात रूनुमा होते हैं। बात मैं कर रही हूँ पेशावर की, जहाँ पर कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ ज्यादती की जा रही है बल्कि उसके बाद उनको बड़ी सफाकियत के साथ उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। अगर मैं सिर्फ गुज़श्ता 21 दिनों का जायजा लूँ तो 10 साल से कम उम्र 3 नन्ही कलियों को इसका निशाना बनाया गया है। सफाक दरिंदों ने कुचल डाला है। इनमें से एक बच्ची जिसका नाम मुनज़्ज़ा बताया जा रहा है, जिसकी हालत अभी खतरे से थोड़ी सी बाहर बताई जा रही है और इसको जो है वो ना जाने कौन सा रहम आया इन दरिंदों के दिलों में कि इस बच्ची को छोड़ दिया और कत्ल नहीं किया। बहरहाल बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बहुत ही खौफनाक। क्या ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह है जो एक्टिव हो चुका है इस वक्त पेशावर में? पुलिस कहाँ पर है, क्या कार्रवाई कर रही है? ये मुल्ज़िम खुले क्यों फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, मासूम कलियों को कुचल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल का निशान है। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर फिदा खटक साहब। फिदा साहब, थैंक यू सो मच। कहाँ है हुकूमत, कहाँ है पुलिस का इंटेलिजेंस निज़ाम? क्यों मुल्ज़िमान को अभी तक नहीं पकड़ा गया? क्या हो रहा है? 21 दिनों में 3 बच्चियां जिनको इतना ज्यादा मतलब कि टॉर्चर किया गया, ज्यादती की गई, कत्ल कर दिया गया। आई एम श्योर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो इससे ज्यादा होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए अभी तक।
जी बिल्कुल नबीहा, ये कोई 3 हफ्तों का टाइम स्पेन है जिसमें 3 नहीं, मैं यहाँ की तस्दीक कर लूँ कि 4 बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। इनमें एक बच्चा भी है, 3 बच्चियाँ हैं। पहला वाक़या जो हुआ है वो 4 जुलाई को हुआ, जहाँ पे यहाँ पेशावर सदर में, ये पूरा मैं अगर आपको बता दूं कि ये पूरा सदर का एरिया है जहाँ पे ये 3 बच्चियों के साथ जो वाक़या, तो ये कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये वाक़या हुआ है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि कोई मुनज़्ज़म गिरोह है या कोई ऐसे कुछ लोग हैं जो कि इसी इलाके में सरगर्म हैं। ये 4 तारीख को यहाँ पे एक 11 साला बच्ची है, मानूर, रेलवे क्वार्टर्स हैं यहाँ पे, कैंट रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे क्वार्टर्स है, बड़े गरीब लोग हैं। तो उस बच्ची की जो है वो लाश मिली है। उसके बाद जो है 10 जुलाई को यहाँ पे सदर का एरिया है, मेन बाज़ार है, जॉन आर्केड, वहाँ पे एक 5 साला बच्ची है मनीज़ा, उसके साथ ज्यादती की गई। और फिर 17 जुलाई को एक 4 साला बच्ची है हबा, जिसकी लाश मिली है, वो भी सदर बाजार 4 साला बच्ची। तो जहाँ तक जी 4 साला बच्ची। और पुलिस के हवाले से तो यही है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं, कोई मुल्जिम गिरफ्तार बड़ी हैरत की बात है यहाँ पर मेरे लिए फिदा साहब, बड़ी तशवीश की बात है। मेरे साथ साथ सारे आई एम श्योर पेरेंट्स के लिए जो कि इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनका ताल्लुक पेशावर से है या मुल्क के किसी भी हिस्से से है, ये जो आपने बच्चे की उम्र बताई 4 साल, ये तो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट दिस टाइम। लेकिन पुलिस की जो कारकर्दगी है इस पर इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। जो हालात है, जो सिचुएशन है, उसके मुताबिक अभी तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई मुनज़्ज़िम गिरोह एक्टिव हो सकता है। कोई इस हवाले से अभी शवाहिद सामने नहीं आए हैं। जो सारी वारदातें हुई हैं उनमें किसी किस्म का कनेक्शन, किसी किस्म की सिमिलैरिटी पाई गई हो, पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची हो कि हाँ ये एक गैंग है या एक गिरोह है जो इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की वारदात करे। लेकिन दुख की बात यह कि अभी तक सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से मैं आपको अगर एक मिसाल दूं, ये जो रेलवे क्वार्टर्स का एरिया है जहाँ पे वो 11 साला बच्ची के साथ या उसकी जो लाश मिली है, इस हवाले से पुलिस, सदर पुलिस और रेलवे पुलिस में ये तनाज़ा था कि भाई ये केस किसका है। मतलब संजीदगी का मयार देख लें कि पुलिस इस हवाले से ये बात तय नहीं कर पा रही थी। जब मीडिया उनके पास जाती थी कि भाई हम किस से पूछें, किस से बात करें, तो उनमें ये तनाज़ा था कि भाई ये केस हमारा नहीं है, ये उस सदर पुलिस का है। दूसरी पुलिस कह रही थी कि ये रेलवे पुलिस का है। और गैंग के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि पुलिस की तरफ से अभी कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आए। ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि ये जो रेडियस है ये इलाके का, जो आप देख लें ना, 1-2 किलोमीटर के एरिया में इस तरह के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं और कोई 3 हफ्तों के टाइम में, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई कोई गिरोही है जो कि इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस है, जो कि किसी बच्चे को जहाँ से ये वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, बच्चियों के अगवा के, रेप के और फिर कत्ल के, ये जिन इलाकों से हुए हैं, ये इलाके करीबी इलाके हैं या शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से जाकर ये जुड़ते हैं? अगर कोई मुनज़्ज़िम गिरोह भी एक्टिव है तो ऑब्वियसली ये डॉट्स है ना जो मिलते हैं। देखिए, ये इन 3 पर्टिकुलर केसेस के हवाले से तो मैं कहूँ कि ये सदर एरिया है, पेशावर सदर, जो सबसे गुंजानाबाद, हाँ एक ही इलाका है, जो बाजार है, जो शहर का दिल है, ये तो एक ही है। बाकी इलाकों में भी होते रहे हैं, मतलब ये वाक़यात तो तसलसल से हो रहे हैं, दीगर अजला से भी हो रहे हैं, लेकिन ये एक ही इलाके में हुए हैं। एक ही इलाका है, मैंने आपको कहा कि 2 किलोमीटर का कोई रेडियस का एरिया है, 2 किलोमीटर आपने बताया शहर का दिल है, मेन इलाका है। मेरा कभी पेशावर आना हुआ नहीं है, सो मुझे इस जगह के बारे में, इस सदर के इलाके के बारे में ज़्यादा नोहाव नहीं है और बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये इस शहर का दिल है, तो यहाँ पर कोई CCTV कैमरा किसी किस्म का, या अगर यहाँ पर इतना रश होता है तो क्या किसी शख्स ने देखा हो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, उनका तरीका वारदात क्या है, क्या बच्चियों को वरगलाया जाता है या उनको ग्रैब किया जाता है, क्या किया जाता है, कुछ खिलाया जाता है, किस तरीके से सारा सिलसिला होता है? इस हवाले से पुलिस कुछ कह पाई है? कोई जो ऐनी शाहिदीन है, कोई सामने आए हो? देखें, पुलिस तो इस हवाले से मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश कर रही है, लेकिन मैं यही होता है कि इस किस्म के वाक़यात में ज़्यादातर तो अमूमन
जो सामने आता है तो उसमें या तो कोई करीबी रिश्तेदार होता है या कोई जानने वाला होता है या ऐसा शख्स होता है जो कि उस बच्ची से या बच्चे के साथ मानूस होता है और उससे रोज़मर्रा उनकी मुलाकात होती है ताकि उसको वर्गलाने में उनको आसानी होती है। अभी तक ऐसे ठोस कोई शवाहिद नहीं मिले कि कोई इसमें कौन मुलव्वस है, लेकिन ज़्यादातर वाक़यात में यही अभी तक सामने आया है। बहुत शुक्रिया फिदा खटक साहब, ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर वालिदैन की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की जो जब वो अपनी इस उम्र से गुजर रहे हों, बच्चियाँ हों या बच्चों, क्योंकि बच्चे के भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, उनको समझाना, उनको बताना कि कोई भी अनजान शख्स या कोई भी, अगर आप तो वो वाला वक्त आ चुका है कि अनजान शख्स से दूर की बात, अगर कोई आपका जानने वाला भी है तो भी बहलाना फुसलाना जो है वो किसी की बातों में बच्चों को नहीं आना चाहिए। और अपने बच्चों को और अपने बच्चों को किसी भी गैर ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर मत भेजें, अगर भेजें तो कड़ी नज़र उन पर रखें और तनहा उनको बाहर मत जाने दें ताकि कल को आपको किसी किस्म का पछतावा नहीं हो। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, वक्फे का, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 6.79 रुपये के बड़े इजाफे से अब पहुँच चुकी है 221.99 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर। और IMF के साथ पाकिस्तान के जितने भी कर्ज प्रोग्राम हैं उसकी बहाली तो हो चुकी है, लेकिन इस बहाली के बावजूद जो रुपये की कदर है वो मुसलसल डी वैल्यू हो रही है, मुसलसल गिरावट का शिकार है। और डॉलर है कि अपनी ऊंची उड़ान, अपनी ऊंची परवाज पर है मुसलसल। बहरहाल इंटर बैंक में मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुंच चुका है। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं इन कॉन्वर्सेशन साबिक चेयरमैन FPR शबर जदी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में। मुझे बताइएगा सबसे पहले कि डॉलर की जो मुसलसल जो परवाज है, जो उड़ान है, वो काबू से बाहर है, इससे पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर कितने मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। प्लस मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो सब कुछ हो रहा है, डॉलर की उड़ान जो थम नहीं पा रही, रुक नहीं पा रही, ये क्या रिवर्सिबल है, ये रुक पाएगा, इसकी रिकवरी हो पाएगी? देखिए बात ये है कि ये जो अभी इस वक्त पोजीशन डॉलर की बनी हुई है, ये कुछ तो इसमें जेन्युइन रीजन है और कुछ इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हो गया है। मेरा कल भी मैंने किसी टीवी प्रोग्राम में रिकॉर्ड कराया था कि मेरे हिसाब से डॉलर की वैल्यू इस वक्त 170 से 180 के दरमियान में होनी चाहिए, मगर क्योंकि हमारे पास अनसर्टेनिटी है, चीजें सेटल नहीं हो पा रही हैं, स्पेकुलेशन हो रही है, तो ये पोजीशन आगे चली गई है। इसको नीचे आना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि कभी भी करेंसी की वैल्यूज जब एक दफा बढ़ जाती हैं तो कभी वापस नहीं आती। ये बड़ी बदकिस्मती है और ये मुझे लगता नहीं कि बहुत सब्सटेंशियली वापस आएगा। अच्छा, आपने जिक्र किया अभी जदी साहब के कुछ तो जेन्युइन रीज़न है और कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो है। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा ज़रा डिटेल में हमारे देखने वालों को भी बताइएगा जो जेन्युइन रीज़न है और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये आगे चलकर भी फिर मज़ीद, इसका मतलब है कि अगर मुल्क की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अगर वो स्टेबल नहीं होता तो ये आगे चलकर मज़ीद मुतासिर करेगा। देखिए जेन्युइन रीजन ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी के हालात हैं वो 22, 23, 24, 25, 26 आने वाले दिनों में बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और हमें अब हम डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अगर हमने अपनी करेक्शन नहीं की तो। ये तो जेन्युइन है। तो इस अगर पॉलिटिकल कोई भी आ जाए, कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए, तो पाकिस्तान ने अगर करेक्शन नहीं की तो पाकिस्तान का डॉलर रुपये तो मुस्तकिल गिरता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर वो जो बात डॉलर रुपये गिर रहा है उसमें वो एग्रीवेट हो जाता है, वो जल्दी हो जाती है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। तो ये कहना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से डॉलर गिर रहा है ये पूरी तरह ठीक नहीं है। मगर पाकिस्तान में जो उसको करेक्ट करने के लिए जो एक्शन है वो क्योंकि वो नहीं हो रहे तो वो दोनों चीजें मल्टीप्लाई होकर तेजी में चला गया है। अच्छा जरी साहब, कुछ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर ही बात करते हैं और बड़ा खुलेआम करते हैं। मैं आपकी भी राय लेना चाहूँगी ताकि एक सेकंड ओपिनियन भी ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम के थ्रू जा सके देखने वालों तक, कि जो खान साहब ने IMF के साथ मुआहिदा तोड़ा, अगर वो ना हुआ होता 28 फरवरी वाला, तो आज ये पाकिस्तान में जो ये डॉलर या जो रुपए की कदर इतनी गिरी है, ये इस तरह से ना हुआ होता। वो क्या अवामिल थे? नहीं, देखिए ये बात गलत है कि मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, IMF का प्रोग्राम हो या IMF का प्रोग्राम नहीं हो, पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। अगर IMF का प्रोग्राम हो जाएगा तो भी अच्छी नहीं है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने दिसंबर में भी बात कही थी जब खान साहब की गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी
कि पाकिस्तान तो बहुत अरसे से डिफॉल्ट में जा चुका है। अब इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से छुपा रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट पाकिस्तान तो एक बहुत खराब पोजीशन में ऑलरेडी जा चुका है। तो IMF हो या IMF नहीं हो, बात ये नहीं है। हाँ ठीक है, उसमें 10-15-20% फर्क पड़ जाता है, मगर पाकिस्तान की ओवरऑल माशी हालात उस तरह नहीं है जिस तरह हम रहना चाहते हैं। ये इस तरह नहीं चल सकता, इसको फंडामेंटली करेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर कैसे इसको करेक्ट करेंगे? इसको कौन करेक्ट करेगा? ये क्या अभी वक्त नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर करें? सियासी मुफादात से हटकर हम जरा मुल्क की जो मईशी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, हम उसके ऊपर बात करें। और इस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी की सर कितनी ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि सियासी लड़ाई ने तो आम आदमी का, अवाम का भरकस निकाल दिया है। देखिए, ये जो लफ्ज है ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ये मैंने 20 साल पहले मैंने कॉइन किया था ये वर्ड। ठीक है, अब बात ये है कि मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल चीज पूछता हूँ कि अगर मैं कल आपको कहूँ कि आप बाजार 6 बजे बंद कर दे पूरे पाकिस्तान के, या मैं आपको कहूँ कि आप राष्ट्रीय लगा दे पेट्रोल पे, तो क्या आप एग्री करेंगी? ये है वो करने वाली चीजें। तो अगर हम नहीं करना चाहते तो हम क्यों बिला वजह गुफ्तगू करते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले, 15 आदमी को बिठा के चाय पिलाते हैं, फायदा क्या है? जब कौम इस चीज के लिए तैयारी नहीं है कि वो अपने आप को करेक्ट कर सके, तो फिर आप किस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं? जब कौम इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि वो सही कर सके, आप भी अपने टीवी प्रोग्राम में ये स्लाइड ही चला सकती ना कि बाजार 6 बजे बंद कर दे। नहीं करते ना आप ये स्लाइड चलाएं कि उसी बंदे को 50 लीटर ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये वो चीजें हैं जो करने वाली है। तो ये हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले, 15 आदमी को बैठा दें, चाय पिलाते हैं, एक टास्क फोर्स बनाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये मुल्क किस तरह नहीं चल यानी कि सकता, आप ये कह रहे हैं कि ये वो सारी चीजें हैं जो ये अवाम के हाथ में, लेकिन ये वो नहीं करना चाह रहे। यानी कि हम महंगा पेट्रोल लेने को तैयार हो चुके हैं, रुपए जो इतना डी वैल्यू हो चुका है वो हम मतलब उस पर हम कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, लेकिन अपनी सम दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। हम अपना खिबला दुरुस्त नहीं करेंगे। हम जब बिल्कुल आगे आग लग जाएगी, जब आ जाएगी कि आग लग गई है, मगर उससे पहले हम आग ये बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम वो कौम है। लेकिन श्रीलंका में यही हुआ है ना, सबको पता था। मैं 6 महीने से 8 महीने से ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क बैंकरप्ट है। 8 महीने से मैं, कभी मुझे लोग कहते हैं आप क्यों कह रहे हैं, कभी मैंने कहा भाई जब कागज नहीं मिल रहे तो बैंकरप्ट है। तो अब आप सारे कह रहे हैं बैंकरप्ट है। जब मैं 6 महीने पहले कह रहा था आप सारे परेशान हो रहे थे। तो अब मैं फिर कह रहा हूँ कि आगे डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर आप लोग नहीं मान रहे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, इनको सीधा कर दें। मुझे तो अफसोस इस बात का है, मैंने कहा अखबार में तस्वीर देखी है, मैंने कल भी टीवी प्रोग्राम में कहा था, मुझे निहायत अफसोस है। एक तस्वीर अखबार में लिखी हुई है कि जरदारी साहब और मिस्टर शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान एक मीटिंग बैठे हंस रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जिस मुल्क में डॉलर 9 रुपए गिर गया हो एक दिन में, उसमें रूलिंग पार्टी के लीडर बैठे हुए हंस रहे हैं। वो तस्वीर अखबार में लिखी हुई है आज। इससे ज्यादा बेहिसी क्या हो सकती है? आपने देखी होगी तस्वीर आज लगी? मैंने देखी सर, और वो मुस्कुराहट इसलिए कि उनको थोड़ी फर्क पड़ेगा। लीडर बैठे हुए हंस रहे हैं, उस दिन बैठे हुए हंस रहे हैं जिस दिन पाकिस्तान का डॉलर 9 रुपए गिर गया। तो उनको कोई शर्म है? कोई शर्म है इन लोगों को कि ये बताएं कि चलो यार ठीक है आप हंस रहे हैं तो उसका कम से कम मूवी नहीं बनाएं, उसकी तस्वीर नहीं लगाएं। ये क्या किस तरह की कौम है? मुझे समझा दे जरा, ये कौन सी कौम है कि लीडर ऑफ द वजीर आजम और जरदारी साहब और फजलुर रहमान हंस रहे हैं? उनको इतनी तमीज नहीं है कि यार कौम 9 रुपए पेट्रोल ज्यादा देने वाली है और आपकी लाफिंग की तस्वीर चल रही है अखबार में। इससे ज्यादा बेहिसी मुल्क में क्या होगी? मुझे समझाए जरा। मुझे नहीं बताओ किस बात पे हंस रहे हैं, क्योंकि मैंने कल भी टीवी में ये बात कही थी कि मुझे निहायत अफसोस हुआ और तस्वीर देखकर कि यार एक रूलिंग पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ लीडर बैठे हुए, वो लाफिंग कर रहे हैं। किस बात पर लाफिंग कर रहे हैं? किस बात क्या हो रहा है? अच्छा, ऐसे में सर जो खान साहब इंतखाबात करवाने की जो बार बार बात करते हैं, पहले अपने गवर्नमेंट की बात करें ना। खान साहब को छोड़े, पहले खान साहब तो बाद में आएंगे ना, पहले अपनी बात करें ना। खान साहब तो बाद में आएंगे ना। जो पावर में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? गवर्नर स्टेट बैंक क्यों नहीं लगाते? सर यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि तस्वीर तो चले आ गई और वो बेशक जो लीडर्स हैं उनकी बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। और डेफिनेटली कल का दिन एक मेरे ख्याल से तारीख दिन था, नहीं ऐसा होना चाहिए था कि एक ही दिन में इतनी डॉलर की जो वैल्यू है उसमें इतना इजाफा हुआ और हमारा रुपया इतना डी वैल्यू हुआ। तो कल का दिन तो मेरे ख्याल से कि बड़ा तारीख दिन था। नहीं, आप उसे पूछे ना, बुला के टीवी बुला के पूछे ना, जरदारी साहब को टीवी लाए, उनसे पूछे क्यों हंस रहे थे? सर वो बड़ा कम आते हैं टीवी पे, वो इतनी आसानी से नहीं आते टीवी पे। आप उनसे पूछे ना, उनके पार्टी वालों से पूछे ना जरा बुला के किसी को कि भाई वो हंस रहे थे, किस बात पे हंस रहे थे? पाकिस्तान में 9 रुपए डॉलर गिर गया, इस पे हंस रहे थे? सही।
अच्छा सर बताइएगा, ये जो हमारे जो वजीर खजाना साहब है उनका जो स्टेटमेंट है, मैं उस पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी। पहले तो खैर इतलात सामने आ रही थी कि इसहाक डार को तलब किया जाएगा, उनकी जो एक्सपर्टीज है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। अब मिफ्ता इस्माइल साहब का जो स्टेटमेंट है वो मैं कोट करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि डॉलर ऊपर जाने की वजह डिमांड एंड सप्लाई नहीं है बल्कि सट्टेबाजी है। मैं इस पर आपका एनालिसिस भी लूंगी इस जुमले पर। मैंने पहले भी कहा कि 80% तो फंडामेंटल है ना, और जब 80% फंडामेंटल होता है तो सट्टेबाजी खुद ब खुद होती है ना। मैंने कल भी एक ट्वीट दिया था, रात को आप मेरा ट्वीट पढ़ा करें। मैंने ट्वीट ये दिया था, सट्टेबाजी क्यों हो रही है? सट्टेबाजी इसलिए हो रही है कि मुझे इन्फॉर्मेशन आती है कि हबीब बैंक की एलसी नहीं खुल रही, कभी इन्फॉर्मेशन आती है फैसल बैंक की एलसी नहीं खुल रही, कभी मुझे इन्फॉर्मेशन आती है यूबीएल की एलसी नहीं खुल रही। ये जो सट्टेबाजी वाले लोग ईमेल चला रहे हैं, मुख्तलिफ बाजारों में फिरा रहे हैं, तो उसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि आगे परेशानी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बता दे यार ये हमारे पास डॉलर है, ये अवेलेबल है, ये नहीं है। तो जब तक ट्रांसपेरेंसी आएंगे सट्टेबाजी चलती रहेगी। सट्टेबाजी रोकने का तरीका क्या है? सट्टेबाजी रोकने का तरीका ये है कि आप लोगों के सामने फैक्ट्स लेकर आ जाएं कि ठीक है यार ये डिफॉल्ट है, ये पोजीशन है, ये कमी है, इस की है। अब कल शाम से बाजार में ये बुक कर रहे हैं, ईमेल बुक कर रहे हैं कि हबीब बैंक को कल पेमेंट करनी है, ऑयल की यूबीएल को करनी है। अब वो गलत है सही हमें नहीं पता, मगर जब आप इस तरह की चीजें मार्केट में डालते रहेंगे सट्टेबाजी तो होगी। तो सट्टेबाजी कैसे रोकेंगे मिस्टर साहब? अच्छा सर, अब मुझे बताइएगा कि अब ये जो मुआशी बहरान जिसका सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को, इसका हल क्या है? कोई बेहतर मुआशी पॉलिसी होनी चाहिए? हुकूमत के पास ऐसी कोई, इत्तेहादी हुकूमत के पास कोई ऐसी टीम, कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी मौजूद है या इस तरफ ध्यान ही नहीं है? देखिए आपकी उम्र तो शायद नहीं होगी, मगर पाकिस्तान का माशी बहरान सन 1947 14 अगस्त से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। कोई दिन बताते थे पाकिस्तान माशी बहरान में नहीं रहा हो, तो ये तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सा दिन ऐसा था जब माशी बहरान नहीं था। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि माशी बहरान उस चीज पे चला गया है कि आप डिफॉल्ट में जा रहे हैं। बहरान तो हमेशा से है, आप डिफॉल्ट में जा रहे हैं। डिफॉल्ट में जाने के लिए आप जो कोशिशें करनी है वो कोशिशें ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और मैं तो समझता हूँ कि आगे बहुत सख्त फैसले करने हैं वो सिर्फ केयर टेकर्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती। अच्छा सर, बताइएगा कि जो डॉलर की बैनुल अक़वामी मार्केट है, इसमें जो ये बढ़ती कदर है रुपए की कीमत पर, ये भी असर डाल रही है। वन ऑफ द रीजन, जैसे कि आपने आगाज में भी बताया था, तो ये भी एक रीजन है। डॉलर वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, बट ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी रुपये 10 रुपए गिर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारी अपनी गलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। और जो पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट जो इकनॉमिकल जो सिचुएशन है, जो मुआशी सूरत हाल है, जिस मुआशी बहरान का पाकिस्तान को इस वक्त सामना करना पड़ा है, रुपए की कदर जो मुसलसल डी वैल्यू होती जा रही है, ये डेफिनेटली ये एक लम्हा फिक्रिया है। और हम किस समत में जा रहे हैं, हम किधर बढ़ रहे हैं, हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, बैंकरप्सी की जानिब जा रहा है, खुदा ना खास्ता क्या हालात होंगे आने वाले टाइम में, हम क्या फेस करने वाले हैं, और खासकर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इस वक्त कितनी उसकी ज़रूरत है मुल्क को। ये सारी बातें हैं जो कि आम आदमी की जिंदगी इन सारी इससे मुतासर हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने टाइम निकाला। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और आजकल के कठिन दौर में जहाँ पर हर इंसान ही परेशान दिखाई देता है और घबराया हुआ दिखाई देता है, ऐसे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं, और बड़े ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी तख्लीकी सलाहियतों में वो माहिर होते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनका नाम है शहरोज़ ताहिर। और शहरोज़ जो है इज़ अ मिमिक आर्टिस्ट, और बहुत सारी शख्सियात की ये आवाज़ें निकाल सकते हैं, और बहुत सारे लोग इनको जब देखते हैं, इनको सुनते हैं, तो ऑब्वियसली उनके चेहरों पर बहुत सारी मुस्कुराहट आ जाती है। सो थैंक यू सो मच शहरोज़ फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। तो सबसे पहले बताएगा कि ये ऑब्वियसली टैलेंट है, और ये बचपन से ही होता है टैलेंट, तो आप भी बचपन से ही प्रैक्टिस करते रहे या फिर प्रॉपर सर्टेन एज में सर्टेन टाइम पे आके आपने इस पर प्रॉपर फोकस करना शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बचपन से गॉड गिफ्टेड होता है, हाँ। टैलेंट होता है गॉड गिफ्टेड।
इसमें आप जो आगाज़ करते हैं वो अपने क्लास टीचर्स का करते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। तो वहाँ से मैंने अपना शुरू किया कैरियर। और तो फिर टीचर्स की आवाज़ निकालने पर तो आपको बहुत डांट भी पड़ी होगी। जी, नहीं डांट वगैरह भी पड़ती थी, लेकिन टीचर पढ़ते भी थे कि यार अच्छी बात है। लेकिन ये शुरू कहानी हुई पॉलिटिकल, ये 2014 में इमरान खान साहब का धरना था डी चौक पे। अच्छा। तो उस वक्त वो तकरीरें वगैरह 9 बजे तकरीर लगती थी खान साहब की, 126 दिन का धरना था। तो इमरान खान साहब को खिताब से पहले बुलाते थे फैसल जावेद साहब। हाँ, वो आज भी मेजबानी के फराइज अंजाम देते हैं जलसे में। तो उनका बुलाने का स्टाइल बड़ा यूनिक था। मैंने भी माइक कोई कंगी पकड़ लेनी घर में, जिसे बाल बनाने वाली शुरू हो जाना, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान। तो मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ कि जिस तरह वो इमरान खान साहब को जलसे में बुलाते हैं खिताब के लिए। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है आप, इमरान खान है आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, कौन कौन सी शख्सियात की और आप मिमिक्री कर लेते हैं? पर्सनली आपके फेवरेट कौन है? देखिए, शख्सियात तो बेशुमार हैं, सियासतदान भी हमारे माशाल्लाह से। और मेरा मिमिक्री का बेसिक मकसद लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरना, किसी का मजाक उड़ाना नहीं, लोगों को हंसाना। मैडम, कैरेक्टर्स तो बेशुमार हैं। एट अ टाइम 75-77 कैरेक्टर्स भी हो जाते हैं। मैं कुछ लिस्ट नाम लिख के लाया, मुझे खुद कैरेक्टर्स भूल जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब मोहतरम, उनका स्टाइल बड़ा यूनिक है। फिंगर का ये अंदाज, अल्लाह ताला के फॉलो करम से नबिया बेटी, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। और नबिया बेटी, आपको इंशाअल्लाह ताला घबराने की ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगले जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें हमारी जमात तरक्की करेगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। और मैं जब अगला फ्लाईओवर बनाऊंगा तो आपने दोबारा मुझे अपने शो में बुलाना है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म साहब को महंगाई भी तो कम कर दें, कुछ लोगों के लिए भी तो काम करें। लोग बेचारे इतने परेशान हो गए हैं और मैं पार्टी भी ज्वाइन करना चाहती हूँ आपकी, उसके लिए भी मुझे बताएं मैं क्या करूँ। देखें, परेशानी का एक ही हाल है कि सब्र से काम लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक मुश्किल हालात में है। और मैं तो रात को सोता नहीं हूँ जब मैं हालात देखता हूँ, तो मैं बड़ा कौम के बारे में बड़ा फिक्रमंद रहता हूँ। अगर आप मेरी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाएं और मेरी पार्टी का हिस्सा बन जाएं। और आपने फिर यही कहना है, आपने फिर बल्कि खान साहब को कहना है कि मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। अच्छा जी, खान साहब अब तनकीद कर रहे हैं जी मुस्लिम लीग नून पर, तो किस अंदाज में कर रहे हैं, हम वो भी देखना चाहेंगे। मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में बुलाया। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और हमने जो ज़िमनी इंतखाबात में कमाल का हम लोगों ने जो कमाल दिखाया, मैं कहता हूँ मेरी बल्ले बल्ले हो गया। और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। और ये एक अजीम कौम है, एक अजीम कौम है। और इंशाल्लाह जो मेरी अगली टीम है वो तैयार बैठी है कि हमने किस तरह सिस्टम को लेके चलना है। और मैं अपने नौजवानों से वादा करता हूं कि जिन्होंने हमें ज़िमनी इंतखाबात में वोट दिया है, जो कवारे हैं, जब हमारी अगली हुकूमत आएगी हम आपके लिए जल्दी शादी करने का बिल पास करेंगे ताकि आपको खुशहाली है आपके पास। अच्छा, शादी करने से खुशहाली आ जा रही है। ठीक है खान साहब, ठीक है, बिल जरूर पास करवाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा शहरोज को, ये तो आपने पॉलिटिकल हमारी जो पर्सनालिटीज़ हैं आपने उनकी आवाज़ निकाली और बड़ी खूब निकाली। कोई एंटरटेनमेंट से भी आपकी फेवरेट शख्सियत हो, कौन पसंद है और किसकी आवाज़ आप इंडस्ट्री में से बड़ी अच्छी उतारते हैं? शान शाहिद हमारे बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं। शान फीमेल में मैडम मेरा एक कैरेक्टर है, वो डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा का है। बिल्कुल, चले पहले उन्हीं से आते हैं। ठीक, बिस्मिल्लाह करें जी। मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी नबी, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और जहां तक बात है सिस्टम की, तो आप मेरे लिए आयरन लेडी हैं। और कुछ भी हो जाए, मैं ख्वाजा आसिफ को ये कहूंगी कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में बहुत बुरी तरह शिकस्त दी है। That was amazing.
लेकिन भाई बहुत हम जो है अजीज हैं भाई श्री मज़ारी साहिबा, तो बिल्कुल किसी को जो है वो मजाक की हैसियत से नहीं है, बस एंटरटेनमेंट की हद तक हम, हाँ जी, मुस्कुराहट दे, बिल्कुल 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 एंटरटेनमेंट के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा जी, शान शाहिद जी जी, अच्छा शान साहब की आवाज वॉइस ओवर वाली है, उनका एक डायलॉग है बड़ा खूबसूरत सा, वतन से प्यार तो जिसके लिए दिल धड़कता है, वतन से प्यार तो जिसके लिए दिल धड़कता है, जो मेरे मुल्क के लोगों पे हमला करे उसकी हैसियत एक वैशी दरिंदे जैसी है, और इस फौज को दरिंदों से लड़ना आता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेल कॉपीड। अच्छा, ये एक्सप्रेशंस भी देना उतना ही जरूरी होता है जब आवाज को कॉपी करना होता है, ये क्या तसलसल होता है? जी जी, आवाज को कॉपी करने के लिए बिल्कुल, उसके बगैर अधूरी है मिमिक्री। मिसाल के तौर पे खान साहब हैं, ये मैं इस तरह, शहबाज शरीफ साहब हैं तो उनकी फिंगर इस तरह होती है, फिंगर तो हर अंदाज होता है। अब डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा का जो करैक्टर है, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। अब ये करैक्टर बनाने के लिए ना जिस्म में अपने पूरी बॉडी को आपको जान लगा के बोलना पड़ता है, ताकि इसमें सांस का भी बड़ा मसला हो जाता है कि सांस कई जगह पे रुक जाता है, ये बनाने के लिए। उसके अलावा मैडम हमारे हैं जर्नलिस्ट काबिल मोहतरम जफर हिलाली साहब, बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है उनका, और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बड़ा बेहतरीन तज्जिया करते हैं। तज्जिया फिर पेश करते हैं जफर साहब की आवाज में। जी जी, देखिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपनी आंखें बंद कर लें आपको बस, और उसके बाद क्लासर साहब पे हम आएंगे। देखिए नबीहा, मैं बात पहले कर चुका हूं कि इमरान खान की हुकूमत बहुत बेहतरीन जा रही है थी, और इमरान खान को चाहिए कि वो अपनी टीम में नए बंदे शामिल करे। इमरान खान एक ईमानदार है, लेकिन मुश्किल हालात हैं, और मुल्क की मईशत के जहां तक सूरत हाल है, तो इमरान खान की अगली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, फरमाइश आ रही है शहरोज साहब, क्लासरा साहब का भी आपने बोला है, वो भी हमारे मुल्क के नामवर सहाफी हैं, लेकिन अगर उनके साथ साथ आप अगर जावेद चौधरी साहब की भी कुछ एक दो जुमले उनकी आवाज में, उनके अंदाज में अगर आप कर सकें, दैट वुड बी अमेजिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बोला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, न्यू पाकिस्तान के साथ मैं हूं जावेद चौधरी है। नाज़रीन, आज से 70 साल पहले पाकिस्तान के इलाके न्यूयॉर्क के गांव शेखुपुरा में एक बच्चा हुआ करता था। ये उनका है। वो पूरी कहानी स्टोरी बड़ी बेहतरीन बयान करते हैं। जी जी, क्लासरा साहब। जी 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 जी, मैं देखा नबी साहब, बात ये मियाँ साहब बात करें ना, लेकिन बात वही है। हम उस दिन मियाँ साहब के साथ खाना खाने चले गए, और बड़े मजेदार सी कढ़ाई बनाई हुई थी, तो मियाँ साहब ने बड़ी जल्दी कढ़ाई खा ली, क्योंकि मियाँ साहब खाने पीने के बड़े शौकीन है। फिर मैंने मियाँ साहब को कहा, मियाँ साहब आप लंदन इलाज कराने गए, आप लंदन से इलाज करा के वापस आ जाएं, ताकि आप अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की मुहिम चलाएं और मरियम नवाज साहबा के बयानी को स्ट्रॉन्ग करें आप। वेरी नाइस। शहरोज, आखिरी पर्सनालिटी, चूंकि टाइम हमारे पास कम है, किसकी आप जो है वो कॉपी करना चाहेंगे? आप क्रिकेटर कर लें, सियासतदान कर लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब चले। बहुत बहुत शुक्रिया रबीहा, आपने आज मुझे अपना शो में बुलाया, और 75 खैर खतरासुल है, मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने मुझे बुलाया बड़ा शो में, और मैं मुस्कुरा रहा, आप भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, चले जी, चूंकि बड़ा हमारी टीम बड़ा एंजॉय कर रही है, मुझे भी और हमारी आई एम श्योर जो ऑडियंस है वो भी काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि किसी क्रिकेटर की भी अगर आप मिमिक्री करें तो किसकी करेंगे जनाब? जी जी, सरफराज भाई, सरफराज अहमद साहब बड़े हम्बल इंसान हैं, 5 साल उनकी क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीता, और बड़े अच्छे क्रिकेटर माशाल्लाह, हम्बल बहुत हैं। देखे नबीहा अपनी सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, जो बॉल तो बॉल विकेट विकेट लेके जाना है, लेकिन जहाँ तक वो शी में बाबला जी में बहुत शुक्र रहना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे क्यों निकाला टीम से? मैं बहुत अच्छा प्लेयर था, मेरे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीतवाई, मेरे से पता नहीं क्या हो गया नबीहा आप ही। बहुत शुक्रिया शहरोज साहिब फॉर ज्वाइनिंग अस, और एक से बढ़कर एक आवाज आपने निकाली और बहुत ही खूब निकाली। सो यू आर टैलेंटेड, और खुदादत सलाहियतें जनाब नो डाउट और गॉड गिफ्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। सो ऐसे ही लोगों के चेहरों पर आप मुस्कुराहटें बिखेरते रहिए, क्योंकि इसकी बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त हमारे लोगों को। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त जनाब ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मौसम इंजॉय कीजिए, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।
पाकिस्तान।